देखिए जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 2024 में, अभी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके जून में है। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो स्टूडेंट देने जा रहे हैं, अभी आपका 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आप देखिए आप सिलेबस कवर कर रहे होंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया। तो आप इतने सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड। पूरा सिलेबस इसी चैनल पे पूरा कंप्लीट है। अच्छे से पूरी हर एक टॉपिक पूरी कंप्लीट की गई है। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 160 इतना पढ़ा दिया गया है कि 160 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आसानी से। आसानी से मतलब पढ़ना पड़ेगा तभी होंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको माइंड में सेट करनी पड़ेगी और क्वेश्चन आएगा उसको अप्लाई करना रहेगा तो आप कर पाएंगे। अब आप देखिए तो अच्छे से तैयारी करिए। सब प्लेलिस्ट में पूरी सिलेबस कंप्लीट की गई है। आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं कंप्लीट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कंप्लीट नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन अब मिलता नहीं है ना कि कोई क्वेश्चन कराया नहीं गया हो। सभी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो चलिए ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल गए होंगे, कराया गया होगा चैनल पे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सभी क्वेश्चन आपके खुद सॉल्व होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए मैराइन कार्टिलेजिनस फिश, ये देखिए मैराइन में रहने वाला कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। समुद्री उपस्थित कंकाल मछली में विद्युत धारा बना सकने वाली। तो देखिए एक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, करंट प्रोड्यूस करती है। एक ऐसी मछली है जो मैराइन में रहती है, फ्रेश वाटर नहीं भाई, मैराइन वाटर की बात कर रहा है, जो समुद्र में रहती है। तो वो कौन सी मछली है जो रहती है, कौन सी फिश रहती है जो करंट प्रोड्यूस करती है? ये देखिए प्रेस्टिस, टारपीडो, ट्राइगान या स्कोलियोडॉन। तो मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था तार से। तार देखिए करंट किस में आती है, तार लगता है तभी आती है ना। तो टारपीडो ऐसे आप कर सकते हैं। टारपीडो, टारपीडो क्या करती है? टारपीडो एक मछली का नेम है जो करंट को प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट लगा देंगे। और नेक्स्ट ये देखिए एक स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किया था जो कि मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप ये देखिए ये क्वेश्चन जो कराया था ना उसमें पूछा गया था यही कि मॉस बताइए। मॉस क्या होता है? मॉस एक पौधा होता है। मॉस ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स हैं ना, तो ब्रायोफाइट्स में मॉस होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था जो मैंने क्वेश्चन कराया था कि वो मॉस जो प्लांट होते हैं वो उसमें पुष्प होता है कि नहीं। तो वो क्या होते हैं उसमें फ्लावरलेस होता है, उसमें फूल नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आप पुष्पक पादप ऐसे बताइए, फ्लावरलेस प्लांट ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें फूल नहीं लगता है, तो वो मॉस होते हैं। तो ये मैंने उस क्वेश्चन में कराया था। तो एक स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया था तो मैंने उस स्टूडेंट के पास मैंने ये शेयर कर दिया था। ये देखिए मॉसेस आर स्मॉल होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो नॉन बायोस्कुलर होते हैं और फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। तो आप मॉस का नाम लेंगे। देखिए मॉसेस प्लांट इन द टेक्सोनोमिक डिवीजन ब्रायोफाइटा में आता है। साइनस स्ट्रिक्टको ब्रायोफाइट में बी आल्सो रिफर्स टू द पेरेंट ग्रुप ब्रायोफाइट हुई कंप्राइज लीवरवर्ड, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ड। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या लगाने वाले हैं? 148 148 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है which ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो ये बताना है हार्मोन एक्शन में निम्न में से कौन द्वितीयक टूट नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो 148 जब हार्मोन वाला पढ़ेंगे आप चैप्टर तो वहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा उसमें सेकेंडरी मैसेंजर है। तो वहाँ पे आप देखेंगे हार्मोन एक्शन निम्न में से कौन द्वितीयक टूटक नहीं है, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो सेकेंड मैसेंजर एनसीईआरटी में लिखा गया है साइक्लिक एएमपी हो गया, यहाँ पे सीएएमपी मतलब साइक्लिक एएमपी हो गया। ये देखिए IP3 ये सब सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। लेकिन इसमें जो सोडियम है ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जब दवा को जीभ के नीचे रख कर दिया जाता है तो यह रूट कहलाता है। जैसे हम लोग जब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ना तो अलग अलग वो मेडिसिन आती हैं। ये डिपेंड करता है ये कि किस ड्रग्स का क्या एक्शन है, क्या रोल है।
तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जब दवा को जीभ के नीचे रखते हैं, मतलब जीभ के नीचे रखते हैं, रख दिया जाता है, तो यह रूट कहलाता है। देखिए दवा की अलग अलग रूट होती हैं। IM होता है, इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, IV भी होता है, इंट्रावेनस भी दिया जाता है, फिर सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है, इंट्राडर्मल भी दिए जाते हैं मेडिसिन। और कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो जीभ के ओरली भी दिया जाता है, ओरल के थ्रू, मुंह के थ्रू भी दिए जाते हैं। और कुछ जीभ के नीचे रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सबलिंगुअल बोलते हैं। तो ये देखिए सबलिंगुअल ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में जैसे नाइट्रोग्लिसरीन एक आता है, हार्ट के पेशेंट को मान लीजिए ये दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होता है, इफेक्ट जल्दी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनॉक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण किसका लक्षण है? तो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो एनॉक्सीजेनिक मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस कौन सी बैक्टीरिया करती है? तो वो रोडोस्पाइरलम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास या फिर वोल्वा। ये 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए। तो इसमें रोडोस्पाइरलम जो होता है ना, रोडोस्पाइरलम क्या होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो पिंक कलर किसमें, वो प्लांट की केस की बात करता है। तो इसमें एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यही करता है जो क्या नहीं करता? ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तब भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, रोडोस्पाइरलम या क्लॉस्ट्रिडियम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर चीफली। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका को पानी में रखने उसमें प्रसारण प्रसार प्रायः विनियमित होता है। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है सेल केप्ट इन वाटर। अगर वाटर में सेल को रख दिया जाता है तो उसमें ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है। चीफली रेगुलेटेड बाय, तो वो कौन करता है? अगर सेल होता ना तो उसमें प्लांट का सेल लीजिए, उसमें वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल क्या होता है? रिक्त का स्थान होता है, बीच में वैक्यूल्स होते हैं, तो ये वैक्यूल्स मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकेंड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो, 157 नंबर क्वेश्चन देखिए। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो जो आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर बायोलॉजी क्लास 11th पढ़ेंगे तो उसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज अर्धसूत्री के किस अवस्था में ज़रूरत होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिए पैकेटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस ये आप पढ़े होंगे। तो उसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज की आवश्यकता जो पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है? वो आपकी पैकेटिन में पड़ती है। क्योंकि पैकेटिन स्टेज में क्या होती है, इसी में तो क्रोमोसोम जो होता है क्लियरली अपीयरेंस होते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं, और क्रॉसिंग ओवर भी इसी में होती है। तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज की आवश्यकता भी इसी पे पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पैकेटिन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी संयुग्मित गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कह रहा है यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है पेयर ऑफ सिनेप्स्ड जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको बाइवेलेंट या टेट्राड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इसमें? तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और राइबोज 5 फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर इसमें सुक्रोज जो है, सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए निम्न में कौन अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है? तो सुक्रोज। ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस करें क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग जब करेंगे ना तब भी वहाँ पे इंग्लिश मिलेगी, हिंदी नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, तब फिर वहाँ पे हाथ पैर फूलेंगे। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एंट्रेंस पहले हो जाए, वहाँ तो काम हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट में पढ़ेंगे तो काम नहीं हो जाएगा, वहाँ पर अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश का मतलब आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, नहीं पता चलेगा जब सेमेस्टर होगा ना तो वहाँ बैक पे बैक खेलेंगे, फेल होंगे फिर बैक देंगे। तो 4 साल का कोर्स फिर आप 6 साल में और 7 साल में कंप्लीट करेंगे, बैक पे बैक चलती है वहाँ पे।
तो इंग्लिश पे अभी तक फोकस करें। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हिंदी ही डिपेंड है और हिंदी सिर्फ उनको हिंदी ही आती है, तो पहले तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बैक खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश आपको मिलेगी। जितनी बुक लगेगी सिलेबस सब इंग्लिश में ही रहेंगे। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग इंग्लिश में भी फोकस करें। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। निम्न में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बैक्टीरिया में कौन संरचना करती है। जैसे देखिए, जो बैक्टीरिया होती है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल तो कोई ना कोई ऐसा होता होगा कि जो प्ले करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा फंक्शन जो है इसमें कौन परफॉर्म करता है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल वॉल और आपका म्यूजोसोम्स। तो ये म्यूजोसोम्स होती है, यही काम करती है बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बैक्टीरिया में, वो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह म्यूजोसोम्स होती है। तो ये देखिएगा म्यूजोसोम्स क्या करते हैं, ये सेवरल सेलुलर प्रोसेस इसमें होती है और ये क्या करते हैं सेल डिवीज़न के दौरान ये इसी में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मास्ट सेल सेक्रेट। मास्ट सेल जो मास्ट कोशिका होती है क्या स्रावित करती है, क्या सेक्रेट करती है। तो मास्ट सेल क्या सेक्रेट करती है ये आपको बताना है। तो मास्ट सेल जो होती है उसी को मास्टोसाइट सेल बोलते हैं। तो वो सेक्रेट क्या करती है, वो मास्ट सेल सेक्रेट करती है, हिस्टामाइन सेक्रेट करती है। ये आप जान लीजिए, हिस्टामाइन क्या सेक्रेट करती है, हिस्टामाइन। तो ऑप्शन हिस्टामाइन और हिपैरिन दोनों सेक्रेट करती है। तो हिपैरिन तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो आप लिख सकते हैं मास्ट सेल हिस्टामाइन एंड हिपैरिन भी सेक्रेट करती है, HEPARIN। हिपैरिन भी सेक्रेट करती है, दोनों सेक्रेट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है आपका। हिपैरिन भी यहाँ देखिए हिपैरिन नहीं हिप्यूरिन है, अगर हिपैरिन होता ना तो फिर करेक्ट हो जाता, तो ये लेकिन यहाँ पे हिप्यूरिन है, ये देखिएगा, नहीं तो यहाँ गलत कर देंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया। जो ये देखिए आर्की बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स होता है यूबैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। तो कैसे डिफरेंट होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होती है ना, ये क्या होती हैं, इनकी जो बैक्टीरिया होती हैं, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है ना आर्कीबैक्टीरिया में, ये डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होती है आर्कीबैक्टीरिया में डिफरेंट होती है यूबैक्टीरिया के अनुसार, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया जो होती है उसमें एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करना रहता है, ठंडे में, गर्मी में, बरसात में। तो ये हाई टेम्परेचर पे भी डिपेंड हो जाते हैं, रहते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है यूबैक्टीरिया से। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम धमाकेदार और ज़ोरदार और शानदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पीट मास के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। निम्न में कौन पीट बनाने के लिए उत्तरदायी है। पीट क्या होती है, जैसे आप चटाई देखे हैं वो वाली जो उससे बनती है, पत्ते से जो बनती है, एक खजूर वजूर का प्लांट होता है उस टाइप में आप देखे होंगे। तो पीट फार्मेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फार्मेशन। निम्न में से पीट बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो मार्केंसिया, रिक्सिया या फ्यूनेरिया, स्फैग्नम। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा स्फैग्नम। स्फैग्नम जो स्पीसीज होती है ना, मॉस की होती है, जो अभी मैंने बताया था मॉस की स्पीसीज होती है, जो क्या करती है, ये स्फैग्नम बनाती है। और स्फैग्नम क्या किया जाता है, जो स्फैग्नम ये एकदम चटाई की तरह होती है, इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्फैग्नम को यूज़ किया जाता है, पीट मास को यूज़ किया जाता है, ये किस में यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये यूज़ किया जाता है, कोई मटेरियल हो गया उसको पैकेजिंग करने में, उसको पैक करने में कोई मटेरियल हो गया, या फिर इसको फ्यूल के रूप में भी, जलाने के रूप में यूज़ किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और किसी को मान लीजिए कोई चीज़ इसी में लपेट के भेजना है, ट्रांसपोर्ट में लिविंग मटेरियल है, उसको मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई पौधा है, जिंदा है, उसको उसमें लपेट के और शिपमेंट जहाज़ में रख के ट्रांसपोर्ट शिपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो 2-3 जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो स्फैग्नम इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगाएंगे।
तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन में, ये देखिए, इन ह्यूमन स्पर्म स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द एक्सियल थ्रेड आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है मानव शुक्राणु का, जो मानव में स्पर्म होता है, में माइटोकॉन्ड्रिया अक्ष के चारों ओर अर्तुल आकार में व्यवस्थित रहते हैं, यह किस क्षेत्र में उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, जो ये क्या होती है, ये ऐसे मैंने ये बनाया था, तो ये आप फिर यहाँ जाएंगे ऐसे बना सकते हैं, ये इस टाइप का, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा, ये जान लीजिए स्पर्म है, ऐसे एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। तो यहाँ से ये जाती है, ये मिडिल बॉडी हो जाती है, फिर ये टेल हो जाती है। तो ये जो मिडिल बॉडी होती है ना, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो यहाँ तो न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम होता है, हेड वाला पार्ट होता है, ये मिडिल वाला पार्ट होता है, और ये टेल वाला पार्ट होता है। तो स्पर्म का ये रीजन दिखाया गया है। तो इसी मिडिल वाले पार्ट में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर मिडिल पीस, ऑप्शन बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया, हज़ारों बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आप करेंगे हर बार क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम जब देंगे तो मिलता है जब वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis चलती है, तब ये कंडीशन वहाँ देखने को मिलती है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग 23 क्रोमोसोम में भी ये कह रहा है कि 23 क्रोमोसोम किस में आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए 23 क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte, oogonia में क्या देखने को मिलता है, oogonia क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पे भाई 46 क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि डिप्लॉयड है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया में भी 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और फिर oogonia हो गया, और जाइगोट तो आपको 23 क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनता है। तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम, 23 इधर से आएगा, 23 इधर से आएगा, 23 आएगा स्पर्म से, 23 आएगा ओवम से, मिला के 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन जब सेकेंडरी oocyte जो होती है, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से क्या मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोटिक डिवीजन होगा, फिर सेकेंडरी oocyte मिलेगी। तो मियोटिक डिवीजन जब होता है तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है। तो ये चीज़ें एकदम पूरी वो जो साइकिल बनाई गई है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, बहुत भयानक समझाया गया है। जाके चैनल खोल लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, सिलेक्शन लेना है तो कर लीजिए, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर, इसमें तो वैसे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकेंडरी जो oocyte होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ पर देखिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है, स्पर्मिएशन होता है। तो ये सब चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ। तो इसमें बताइए स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस आपको बताना है। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो स्पर्मियोजेनेसिस मैंने बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, जब सर्टोली सेल्स में जाके वो ये एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं। तो इसमें देखिए फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्पर्मेटोगोनिया, ग्रोथ ऑफ फेज, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर सीक्वेंशियल चेंज व्हिच कन्वर्ट टू स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो ये क्या चीज़ होती है, स्पर्म क्या होती है, स्पर्मेटोजोवा जो होता है, स्पर्मियोजेनेसिस यही कंडीशन होती है। इसमें स्पर्मेटिड जो होती है ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्मेटोजोवा में, और उसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। जब स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्मेटोजोवा में, जब आप वो कौन सा क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कंडीशन पढ़ेंगे ना, स्पर्मियोजेनेसिस, तो वो कंडीशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को तो भी काफ़ी बार पढ़ाया गया ना, फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया, ये सब चीज़ें बताई गई ना। चलाजा एंड क्या होता है, हाइलम क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होते हैं। जब आप मेगास्पोरेंजियम जब पढ़े होंगे, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम का, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना
मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या होता है? तो जब मेगास्पोरेंजियम हम लोग पढ़ते हैं ना, तब वहाँ पे पढ़ते हैं कि ये मान लीजिए मेगास्पोरेंजियम है, यहाँ पे ये आपका प्लेसेंटा हो गया। अब इसमें प्लेसेंटा से क्या एक स्ट्रक्चर निकलता है, अब इस प्लेसेंटा से आके यहाँ से जुड़ेगा। अब ये जो चीज़ जुड़ता है ना, ये आती है, इसी को फ्यूनिकल बोला जाता है। और जहाँ पे जाके जुड़ती है उसको हाइलम बोला जाता है। अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो फ्यूनिकल हो जाता है। फ्यूनिकल ऑप्शन नंबर आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन देखिए, 160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 167 क्वेश्चन पहले पढ़िए। इफ़ एंडोस्पर्म सेल हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन एम्ब्रियो? तो यहाँ पर एंडोस्पर्म क्रोमोसोम 24 दिया गया है। आपको नंबर ऑफ एम्ब्रियो का क्रोमोसोम बताना है। अगर भ्रूण पोष की कोशिका में 24 को गुणसूत्र हैं, तो भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n होता है। 3n = कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। पहले n निकाल लीजिए, n = हो जाएगा 24/3 हो जाएगा। जब ये n निकालेंगे तो ये 3 नीचे चला आता है, पता है कि नहीं? तो यहाँ देखिए 8 3 24, तो ये काटेंगे तो यहाँ पे आपका 8 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो आपका डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। अब ये n = 8 आया है ना, तो 2n है। अब इसको n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 × ये रख दीजिए, 8 रख दीजिए, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लगा पा रहे थे कि नहीं? सिर्फ देखे हैं कि पहली बार देख रहे हैं? ये सब क्वेश्चन बहुत बार कराए गए हैं। ये मत सोचिए कि पहली बार ये सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कोई जादू चल रहा है, कोई जादू नहीं चल रहा है भाई। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये कोई जादू, ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं कि कोई नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और नई चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं एग्ज़ाम में। कोई हट के सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन पूछ लेगा। 1-2 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछते हैं, वो भी सब मैं कवर किया हूँ। जो सिलेबस से बाहर 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं ना, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है कि जो क्वेश्चन इधर उधर जाएंगे। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, चिंता मत करिए। अभी आज मैं भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन नेम। बीटी टॉक्सिन, ये देखिए बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन नेम। बीटी किस जीन द्वारा कोडित होता है? तो जब आप बीटी टॉक्सिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ बीटी टॉक्सिन वहाँ मिल जाएगा। तो क्राइजीन, CRY स्मॉल r y, क्राइजीन। तो 176 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जब आप बीटी टॉक्सिन पढ़ेंगे तो वहाँ इंसेक्ट के स्पेसिफिक होता है। तो क्योंकि जो टॉक्सिन होता है कोड किया जाता है जीन के द्वारा, तो ये एक जीन है। कौन सी जीन है? क्राइजीन है। इस क्राइजीन का नाम कोड जो करता है ना, ये क्राई ही करता है, क्राइजीन होती है। बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन। तो जीन कौन से जीन? क्राइजीन। तो ऑप्शन नंबर 3, बीटी किस जीन द्वारा कोडित होता है? क्राई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट का नाम सुने हैं कि नहीं? इविल क्वार्टेट एक साइंटिस्ट करके थे। इज द सबसिक्वेंट यूज, बुरा चतुष्क उपनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इविल क्वार्टेट एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं अपने नाम पे ये कह रहे हैं कि इविल क्वार्टेट जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो जब आप बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे ना, बायोडाइवर्सिटी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें, जब बायोडाइवर्सिटी लॉसेस वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी लूजेज LOSSES लूजेज वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन रेट जब देखेंगे, एक्सटेंशन वाला, वर्ड फेसिंग वाला, तो वहाँ पे इविल क्वार्टेट आपको देखेंगे जो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो वो तो उसमें क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं, ये देखिए, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो ऑप्शन नंबर इसमें मास एक्सटेंशन एरिया, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? 179 का। तो इसमें देखिए 4th ऑप्शन आपका मास एक्सटेंशन एरिया इंटायर वर्ल्ड, ये नहीं सही होगा। रीजन्स ये होगा बायोडाइवर्सिटी लूज वाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें जैव विविधता के क्षय के कारक, ये इविल क्वार्टेट शब्द यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए हम लोग कुछ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स का ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इस क्वेश्चन को लिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये देखिए, ये सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। इसको फ्री स्पेस में रोटेट कराया जा रहा है। अब ये रोटेट हो रहा है फ्री स्पेस में। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस जो स्फीयर का ये रेडियस है, ये जो रेडियस होता है ये इंक्रीज हो जाता है, कीपिंग मास सेम, लेकिन इसका जो स्फीयर का मास रहेगा वो सेम रहेगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड, इसमें से क्या चीज़ है जो रोटेट कराने पे फ्री स्पेस में कोई भी सॉलिड स्फीयर है, ये एकदम भरतू है, सॉलिड है, तब भी इसका क्या चीज़ नहीं इफेक्ट होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे ना, इसमें देखेंगे जब ये सॉलिड स्फीयर फ्री स्पेस में मूवमेंट कराया जाता है तो फ्री स्पेस में क्या होती है, इसमें तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, ग्रेविटी भी काम नहीं करता है, टॉर्क वार्क लगता नहीं है। तो इसमें क्या होती है, इसमें रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर बात किया जाए इसमें एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होती है, सब चीज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है ये चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें कौन सा पेयर है जिसमें डायमेंशन सेम है। देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी लिए गए हैं, इंग्लिश में भी है, तो चिंता ना करें, सब कुछ कराई जाएगी और समझने की प्रयास करें, समझ जाएंगे। क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा तो आप कर पाएंगे अच्छे से। आइडेंटिफाई द पेयर, आपको पेयर बताना है, कौन सा जोड़ा है इसमें जिसके डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो आप देखिए इसमें टार्क एंड वर्क दिया गया है। हाँ, तो टार्क और वर्क ये दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। स्ट्रेस और एनर्जी का तो डिफरेंट होता है, फोर्स और स्ट्रेस का भी अलग होता है, फोर्स एंड वर्क का भी अलग होता है। लेकिन अगर टार्क की और वर्क का देखेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो एकदम सेम होगा। कैसे सेम होगा, टार्क इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम और टाइम होता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम का अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो एम एल स्क्वायर t-1 होता है, और अपान टाइम का अपान नीचे टाइम रखेंगे। इस जब टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, ये अगर t ऊपर ले जाएंगे ना तो ये t-1 हो जाता है, तो t-1 जुड़ जाएगा तो t-2 हो जाएगा। तो ये एम एल स्क्वायर t-2 ये हो जाएगा आपका टार्क का डायमेंशन। और फिर अगर वर्क का डायमेंशन निकालेंगे तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर t-2 होता ही है। अब इसमें आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस क्या होता है, यल होता है, एक यल इसके पास था ही, एम एल स्क्वायर t-2 एक यल था ही। अगर ये देखेंगे यहाँ पे क्या था भाई, फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है, एम एल t-2 होता है, एम फोर्स का फार्मूला एम एल t-2 होता है, ये होता है ना फोर्स का। तो एम एल t-2 और -2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक यल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक यल इसके पास है ही, एक यल यहाँ कर दिए तो ऐसे हो गया एम एल स्क्वायर t-2 हो गया। तो सेम तो आ गया, वही तो आया था किसका, टार्क का और वर्क का। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, टार्क और वर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, दो क्वांटिटी दिए गए हैं, इसमें डायमेंशन जो है वो नॉट सेम, मतलब सेम नहीं है। तो टार्क और वर्क का तो डायमेंशन सेम ही होता है, अभी जस्ट ही हम लोग देखे हैं। मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रेस और यंग मॉडुलस का तो डायमेंशन सेम होता है। स्पीड एंड म्यू नॉट इसका भी सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे। मोमेंट एंड प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, एच से शो करते हैं, एच इक्वल टू जूल सेकेंड होता है। अब जूल का निकालेंगे, एम एल स्क्वायर t-2 होता है, एम एल स्क्वायर माइनस में रही रहेगा
t-2 होता है, और जब इसमें t से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड है टाइम, तो ये आपका प्लांक कांस्टेंट का क्या आ जाता है, आप लिख सकते हैं ml² t-1 क्या हो जाता है, ये हो जाता है डायमेंशन किसका, प्लांक कांस्टेंट का। और यहीं पे जब वर्क का निकालेंगे तो ये तो डिफरेंट आ जाएगा, किसका निकालेंगे, मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, ये मोमेंटम का निकालेंगे ना, तो मोमेंटम का क्या होता है mlt-1 होता है, mlt-1 होता है। तो इसका तो डिफरेंट हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव किस टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, या दोनों होती हैं, या फिर नन होती है। तो ये जो लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स होती है, साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, लेकिन लाइट वेव जो होती है ट्रांसवर्ट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगा देंगे, ये यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट को आपको डिटेक्ट करना है, नापना है, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टीटर, एल्टीमीटर या फायदोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, आपका गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। एन अमीटर इज कनेक्टेड इन विथ द सर्किट। देखिए अमीटर जो कनेक्ट होता है इन किसमें अमीटर किस सर्किट में यूज किया जाता है, जो अमीटर यूज किया जाता है सर्किट में वो पैरेलल में यूज किया जाता है सीरीज, तो सीरीज में यूज किए जाते हैं अमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, क्या है, एक प्रोटॉन है, एंड एक अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड, मतलब प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं विथ द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन हो गया, एक अल्फा पार्टिकल हो गया, ये दोनों प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। एट राइट एंगल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर ये एक प्रोटॉन और एक कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान गतिज ऊर्जा से फेंके जाते हैं, तब क्या होगा, तब इनका प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या होगा। अल्फा पार्टिकल विल बी बेंड, सर्किट में क्या करेंगे, बेंड कर जाएंगे। या फिर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आप थर्ड पे जाइए, अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन विल बी बेंड इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में ये मूव कर जाएंगे और इनका रेडियस जो होगा वो सेम होगा। क्यों ऐसा कहानी होता है, ये जब कहानी आप पढ़ेंगे ना तब उनका जब फार्मूला आप पढ़ेंगे तब चीज़ें आप समझ पाएंगे। रेडियस लेंगे तो रेडियस फिर इक्वल करेंगे तो रेडियस दोनों का एक ही आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक प्रोटॉन है, इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स डेंसिटी दिया गया है, फ्लक्स डेंसिटी आपका कितना दिया गया है, फ्लक्स डेंसिटी जो B की वैल्यू है, फ्लक्स डेंसिटी 1.5 दिया गया है, वेव मीटर में दिया गया है, विथ स्पीड भी आपकी V की वैल्यू भी दे दिया गया है 2 × 10⁷, एंगल आपका दे दिया गया है, थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री दे दिया गया है फील्ड में। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन का फोर्स निकालना है, तो आप वो फार्मूला आप तो जान ही रहे हैं, फार्मूला वाली सीरीज में मैंने ये फार्मूला बताया है, QV sin थीटा, ये फार्मूला आप लगाइए। यहाँ पे Q का वैल्यू कितना रहेगा, Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो ये आप Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ गुणे कितना रखेंगे, B की स्पीड की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁷ दे दिया गया, और यहाँ पे B की वैल्यू भी दिया गया है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। जब ये आप यहाँ से काट पीट करेंगे 16 को यहाँ से काट देंगे तो 0.8 हो जाएगा, फिर उसके बाद काट पीट करेंगे 8 × 24 हो जाएगा, यहाँ 1.5 है, 1.5 2 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 8 × 24 हो जाएगा। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.4 × 10⁻⁻12 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बताइए, सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर,
इसमें क्वेश्चन में बताइए इस क्वेश्चन में क्या आप लगाएंगे। इसमें 28 में पूछा जा रहा है, जब मैग्नेटिक इक्वेटर पे नीडल जो होती है वो हॉरिजॉन्टली एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक इक्वेटर चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण होता है। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे जब एंगल जो पूछा जाएगा तो उसमें 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं। डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, ये सब चीज़ें कराई गई हैं ना अच्छे से। तो इसमें देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, फ्रीली रिपेल करती है, फीबली रिपेल्ड बाई मैग्नेट। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करती है, चुंबक की ओर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप 3 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्यूरी टेम्परेचर एबव व्हिच, अगर क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर आप ले जाते हैं तो क्या चीज़ें चेंजेज होंगी। तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो क्या चीज़ें चेंजेज होगी। ये देखिए क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर ले जाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह व्यवहार करने लगता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप 3 लगाएंगे। ये इतने फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। चलिए हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट भी इसी वीडियो में कवर करते हैं, जितना भी हो सकेगा कवर हम लोग करेंगे। गर्मी इतनी पीक पे है ना कि वीडियो क्या पढ़ने उड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा होगा किसी का। इतनी गर्मी है, एकदम पीक पे इस समय गर्मी चल रही है। 45, 46, 44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है। बहुत गर्मी है, ख़तरनाक वाली गर्मी है, समझिए। तो चलिए हम लोग कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करिए। दोनों में से एक चीज़ करिए, सॉल्व करिए, सीखने की कोशिश करिए। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए। व्हेन एन एल्किल हैलाइड हो गया, ये एल्किल हैलाइड है, रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइड, ये सिल्वर नाइट्राइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ये चीज़ आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जब क्वेश्चन आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे RX जो है, ये RX व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये NO2 नहीं तो नाइट्राइट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्या बना रहा है। अब ये बनाएगा यहाँ पे देखिए एल्केन नाइट्राइल या नाइट्रो एल्केन, तो ये बना लेगा। आर ये जुड़ जाएगा, यक्स यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 आके जुड़ जाएगा, और ये AgX बाहर निकल जाएगा। तो RNO2 ये बन जाएगा। RNO2 क्या होता है, ये होता है नाइट्रो एल्केन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर निकालना आएगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप, मैंने कौन सी वीडियो कराई है, मैंने कराई है केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के मत जाइएगा एग्ज़ाम देने, नहीं तो फिर एग्ज़ाम आपको छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा, बॉन्ड पेयर नहीं आ रहे हैं, सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो कवर करके जाएंगे। अब इसमें देखिए, व्हाट विल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन कैटायन एंड एनायन पार्ट ऑफ नाइट्रोनियम नाइट्रेट। अब ये देखिए यहाँ पे 74, यहाँ कौन सा 74 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोनियम, यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है कैटायन में और एनायन में, किस में, नाइट्रोनियम नाइट्रेट यह है NO2, नाइट्रोनियम नाइट्रेट NO3 ये हो जाता है। तो NO2 पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोनियम नाइट्रेट का ये कैटायन वाला है और ये एनायन वाला है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है, तो एक तो प्लस लगा है तो ये एक निकल जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, तो ये हो जाएगा एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो ये हो जाएगा SP।
क्या हो जाएगा, Sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका। और जब ये NO3 का बनाएंगे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 5, एक नेगेटिव लगाया तो 6 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आपका बच जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो आपका हो जाएगा Sp2। तो आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 7। देखिए एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। परमाणु क्रमांक 7 किसका होता है भाई? एटॉमिक नंबर 7 पता है कि नहीं किसका होता है? पता नहीं है तो पता करिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है? अब कोवैलेंसी पूछेंगे, जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो कोवैलेंसी शो करते हैं। अब आउटर मोस्ट नाइट्रोजन के कितने होते हैं ये भी नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें कराई गई हैं, अच्छे से देखेंगे समझ में चीज़ें आएंगी। बार बार यही आप कहेंगे कि कहते हैं कि अच्छी कराई गई हैं। हाँ तो बेटा कराई गई हैं, हाँ बच्चे कराई गई हैं, फ्रेंड्स जितने भी हैं सब स्टूडेंट कराई गई हैं तभी कही जा रही हैं। तो आप जाके देखना हो तो देख सकते हैं, नहीं तो इन्जॉय करिए। अब देखिए मैक्सिमम कोवैलेंसी आपको बताना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन बताना है कि नाइट्रोजन फैमिली में ये चीज़ क्या होती हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4 होती है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पूछा जाए कितना होगा तो +5। तो ऑप्शन इसमें देख सकते हैं यही करेक्ट हो जाएगा 75 का, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है उसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की, वैसे अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी ना पूछी जाती ना, ऐसे पूछी जाती तो 3 होता, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछ रहा है तो 4 होगा। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जा रहा है तो 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन में लगाएंगे। अब कोवैलेंसी क्या होती है सब चीज़ें बताई गई हैं, देखिएगा वीडियो अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी जब आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। मैच द कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आपको मैच करके बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। मैच कराइए और बताइए। फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन क्या है ये आपको बताना है। तो ये देखिए फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन करेक्ट मैच। फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन जो है ये देखिए फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ये क्या है? ये एल्किल आयोडाइड बनाता है। तो इससे आप फोर्थ ऑप्शन से मैच कराएंगे, यहाँ मैच कर रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए ये आपका हो गया बर्जियस प्रक्रम, ये किससे मैच कराएंगे? सिंथेटिक पेट्रोल के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर इससे फर्स्ट से करा देंगे। और सैंडमेयर रिएक्शन तो आपको पता ही है कि ब्रोमोग्रेंजीन के लिए होता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन, हाँ तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और उल्मान रिएक्शन तो जान ही रहे हैं, ये बाइफेनिल के लिए होता है, मैंने बताया भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे निकाला जाता है? हैकल्स रूल पढ़े हो कि नहीं? जब एरोमेटिक मैंने पढ़ाया है, हैकल्स रूल इतने ज़बरदस्त पढ़ाए हैं। एरोमेटिक कैसे निकालते हो, नॉन एरोमेटिक कैसे निकालते हो, एंटी एरोमेटिक कैसे निकालते हो, ये सब चीज़ें बताई गई हैं भाई। एरोमेटिसिटी जब आप पढ़े होंगे ना तो एरोमेटिसिटी के बारे में ये सब पढ़ के जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको पता है तो चीज़ें हो जाएंगी। अब एरोमेटिसिटी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आप कैसे एरोमेटिसिटी कैसे पहचानते हैं। एरोमेटिसिटी का कुछ कंडीशन होता है, जैसे क्या कंडीशन होती है? एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक, पहले तो साइकिल होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब Sp2 उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और रिजोनेंस भी इसमें होना चाहिए कि रिजोनेंस होना चाहिए रिंग में। फिर उसके बाद ये जो 4n+2 का फार्मूला होता है हैकल्स रूल, HUCKAL, हैकल्स रूल पता है कि नहीं? हैकल्स रूल क्या होते हैं? हैकल्स रूल एक साइंटिस्ट के नेम रहे होंगे, ये अपने नाम पे ये फार्मूला दे दिए थे। 4n+2 क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है ना तो हैकल्स रूल फॉलो होता है, और इसी से एरोमेटिक कंपाउंड निकाला जाता है। अगर n की मात्रा, यहाँ जो n की वैल्यू अगर रख दिया जाए, n की वैल्यू 0 आ जाए, n की वैल्यू 1 आ जाए, n की वैल्यू 2 आ जाए, n की वैल्यू 3 आ जाए, तो आप एरोमेटिक वो कैरेक्टर शो करते हैं। अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे ना तो ये आपका कितना पाई इलेक्ट्रॉन आएगा? n की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2 पाई अगर आ जाए, अगर यहाँ की 1 की वैल्यू रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पूरा कंडीशन है, लिख लीजिए। अगर 2 पाई आ गया
एरोमेटिक कंडीशन उसको बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर 6 पाई आ गया तब भी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तब भी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तब भी एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा। अब ये आप कैसे निकालेंगे, पहले एन का नंबर निकालेंगे। एन का नंबर कैसे निकालेंगे, एन का नंबर आपको देखना पड़ेगा कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी फार्मूले में आपको रखना पड़ेगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी फार्मूले में आपको रख के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने आपके पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही एन की वैल्यू है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू आप देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू आप रख देंगे, एन की वैल्यू आप कितना रखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें तो वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ है ना, ये प्लस जो होता है ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कार्बोकैटायन सिर्फ लगा है। तो ये आप जब रखेंगे तो इसमें कितना आएगा, इसमें देखिए एन की वैल्यू 0 है तो 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ एन की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2 हैं तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना, जितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा वही एन की वैल्यू रखेंगे। तो रख के देख लीजिए आप, अलग अलग आप चूज करके देखिए कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अगर बात किया जाएगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका देखने को मिलेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो क्या शो करता है, एंटी एरोमेटिक शो करेगा। यहाँ पर तो प्लस है, माइनस है तो 2 2 4। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप निकालेंगे तो निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 2 4, तो जब एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 पाई यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे निकालेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अकॉर्डिंग टू हैकेल्स रूल ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड ये देखिए पॉलीइन इज एरोमेटिक, इट इज कंटेन। एरोमेटिक कंडीशन हैकेल्स रूल में पूछ रहा है तो एरोमेटिक कंडीशन के लिए 4n + 1 गलत हो गया, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2n + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ये तो एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, एरोमेटिक कंडीशन शो करता है। नेक्स्ट में अच्छे से देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटायन एंड एन आयन कंबाइंस। जब कैटायन और एन आयन मिलते हैं, इन्हें क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो फॉलोइंग टाइप किस टाइप का कंपाउंड बनता है। तो कैटायन और एनायन जब मिलेंगे तो किस टाइप का बनेगा, आप बताइए, वो आयनिक टाइप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी एबिलिटी ऑफ। अब ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है और थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से समझ लीजिए। दी एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस टू, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्षमता है एज्यूम टू 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल बनाने की, स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने की, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर भाई कोई भी सब्सटेंस हो उसकी क्षमता है 2 से अधिक 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे अगर आपको ये देखिए, अगर लिखना है तो CaCO3 एक आप इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, क्योंकि इसमें रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक दोनों दिखता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट। अब देखिए क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉफिक होते हैं, डेंस भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, लेकिन एन आइसोट्रॉफिक नहीं होते हैं। तो इसमें कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो एन आइसोट्रॉफिक प्रॉपर्टी नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट किए गए थे। अगर मैं यहीं पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछूं तो आप लोग बता पाएंगे।
बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ज़्यादा से क्वेश्चन आप लोग, वैसे तो क्वेश्चन जो पूछूंगा ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कराए गए हैं और कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, आप बताइए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किस साइंटिस्ट ने दिया था। LAWS, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इसी को बोलते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिडिटी किस साइंटिस्ट ने दिया था, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछें क्या, आप फादर ऑफ जेनेटिक्स बता सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेंडल हैं। अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछा जाएगा तो आप बैटसन लगाएंगे। ये सब चीज़ें हो गई हैं, ऐसा नहीं है पहली बार बता रहे हैं। या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछेगा तो TH मॉर्गन आप बताएंगे। अगर यहीं पे कुछ क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, न्यूक्लिक एसिड से संबंधित पूछ लिया जाए, जैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे DNA का नाम ही पूछ लेते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अगर पूछ लें कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग सिस्टम होता है, उसमें कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो भाई 2 ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये समझ लीजिएगा। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है DNA होता है आपका, और एक होता है RNA न्यूक्लिक एसिड होता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DNA का नाम बताइए। अलग अलग जब ऑप्शन में देगा ना तो वहाँ दिमाग ख़राब हो जाता है जब ऑप्शन में देता है। ऐसे तो याद रहता है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो अच्छे से रटे रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें काम में आ जाएंगी। डीऑक्सीराइबो RIBO, राइबो NUCLEIC न्यूक्लिक एसिड। इसको कैसे याद करते हैं, देखिए डी से डीऑक्सी याद कर लेंगे, N से डीऑक्सी राइबो, N से होता है न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, RIBONUCLEIC, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लिक जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये भी बनता है कि प्यूरिन में क्या क्या आती हैं, प्यूरिन में। फिर प्रीमिडेन में क्या क्या आते हैं, PYRIMIDINES। तो प्यूरिन में क्या क्या आते हैं, पिरिमिडिन्स में क्या क्या आते हैं, DNA में कौन से बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। RNA में कौन सा होता है, RNA में कौन से, DNA में कौन नहीं होता है, RNA में होता है लेकिन DNA की किसके स्थान पे आता है। ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक बताई गई हैं। जब आप जेनेटिक्स आप जाएंगे प्ले लिस्ट में पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप नोट्स किए हैं तो नोट्स को रिवाइज करिए, दिन में 10 बार 15 बार नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स रिवाइज करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।